रांची के लिए आज है गौरव का दिन। देश के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की आज रखी जाएगी आधारशिला। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे शिलान्यास। बगहा में मठ की जमीन पर वर्चस्व को लेकर बवाल। मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने बोला हमला। 3 जवान और 3 ग्रामीण घायल। तनाव के बाद छावनी में बदला बरवा गांव। कैमूर में सिंचाई विभाग के अभियंता पर जानलेवा हमला। नहर का निरीक्षण करने पहुंचे थे ओखरा गांव। गंभीर हालत में चल रहा इलाज। बाढ़ कोर्ट फायरिंग मामले में पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई। 2 सब इंस्पेक्टर सहित 25 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कैंपस में दिन दहाड़े फायरिंग में एक कैदी की हुई थी मौत, 2 अन्य हुए थे घायल। मोतिहारी एलआईसी में जिंदा लोगों को मृत बताकर किया गया फर्जीवाड़ा। फर्जी दस्तावेज के आधार पर निकाली गई 37 लाख से अधिक की रकम। आरएम के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज। जमशेदपुर में बाइसिक्स कर्मियों की हड़ताल समाप्त। कर्मचारियों और टाटा मोटर्स प्रबंधन के बीच 3 दिनों की वार्ता के बाद बनी सहमति। स्थायी होंगे 200 से ज्यादा कर्मी। रांची में शराब से मौत के बाद सियासत तेज। कांग्रेस के आह्वान पर आज रांची बंद। आरजेडी और जेवीएम ने बंद को दिया नैतिक समर्थन। धनबाद के पप्पू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मर्डर में शामिल पिता पुत्र समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। अवैध संबंध में दिया गया था वारदात को अंजाम। गुरुग्राम में स्कूल बस का कंडक्टर ही निकला मासूम का हत्यारा। यौन शोषण की कोशिश के दौरान हल्ला करने पर की थी हत्या। रायन इंटरनेशनल स्कूल में गला रेत कर हुई थी बच्चे की हत्या। आज भी सिरसा के डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन। सेना के साथ अर्धसैनिक बल भी जुटे। 700 एकड़ में फैले हेडक्वार्टर में कल मिले थे कई आपत्तिजनक सामान। और कैमूर में एक परिवार पर टूटा दबंगों का कहर। 4 लोगों को मारी गोली, 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। गांव में दहशत का माहौल, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर की, जहां कैमूर के मुबारपुर गांव में दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई है जबकि 2 की हालत गंभीर है। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। वहीं इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। परिजनों ने बताया कि 7 की संख्या में आए हथियारबंद लोगों ने घटना को अंजाम दिया। इधर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कितने हथियारबंद अपराधी थे? 7 है। 7। अच्छा, फिर क्या हुआ? हथियार मान लें सब लोग लिया था और वो लोगों ने मान लें इन लोग को मार दिया। सोए हुए 4 आदमी को 11 बजे रात को मार दिया। अच्छा, उसके बाद में 2 आदमी खत्म हो गए हैं। अच्छा। और 2 लड़की लोग अभी जिंदा है। कहाँ इलाज चल रहा है वो लोग? बनारस लोग गई है, रेफर हो गया है। अच्छा, ये मामला क्या माने क्या कारण है? मान लीजिए कि यही है कि लड़की लड़का का मैटर है। बाढ़ में कल की वारदात के बाद बड़ा फैसला कोर्ट में। कैदी की हत्या के बाद लिया गया निर्णय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी मामले की सुनवाई। जजों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। कुख्यात अपराधियों को अब नहीं लाया जाएगा कोर्ट में नए सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। कल कोर्ट कैंपस में दिन दहाड़े हुई थी फायरिंग। 1 की हुई थी मौत, 2 अन्य हुए थे घायल। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाढ़ में कल की वारदात के बाद बड़ा फैसला आया है। कोर्ट में कैदी की हत्या के बाद निर्णय लिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी मामले की सुनवाई। जजों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। कुख्यात अपराधियों को अब कोर्ट नहीं लाया जाएगा। कोर्ट में नए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कल कोर्ट कैंपस में दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी। 1 की मौत हो गई थी, 2 अन्य घायल हुए थे। बगहा के बरवा गांव में रामजानकी मठ की जमीन पर गांव के 2 गुट आमने सामने हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो बाजार के दुकानदारों के साथ साथ ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा और लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की।
तो गन्ने की खेत में छुपे हथियारबंद दबंगों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग में भी 3 लोग घायल हुए। घटना के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। एसपी, एसडीएम समेत कई अधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं। वहीं पुलिस की गोली से घायल ग्रामीणों को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पहुंचा तो लकड़ थप्पड़ हो रहा था। किससे? गांव वालों से और उन लोगों से। तब तक पुलिस प्रशासन बीच में आया तो उन लोगों ने भगाना स्टार्ट किया, मगर वो लोग पीछे से गोली चलाए तो हम लोग उन लोगों को देख लिया। सर, मंदिर की जमीन पर लोग कब्जा कर रहे थे। इसी क्रम में इस गांव के लोग भी उसका विरोध करने गए। उस बीच में लोगों का तो कहना है कि पुलिस अपने सुरक्षा में एक हवाई फायरिंग की थी और पब्लिक की तरफ से गोली चली है। और वो जो मुखिया है वो और उनके साथियों ने गोली चलाया। आपके सामने लोग बयान दे रहे हैं, मैं भी गांव में आया हूँ तो यही बता रहा है लोग। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है, जो पीड़ित हैं, जो जख्मी हैं, उनके परिजनों को बताया जा रहा है कि पीछे झाड़ी में से अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए हैं, इस गाँव के ही हैं, जिनका इलाज गोरखपुर के लिए रेफर किया गया। इलाज। बड़ी खबर कैमूर से, जहां ओखरा गांव में सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला किया है। हमले में इंजीनियर बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया कि पुरुषोत्तमपुर के किसानों की शिकायत थी कि ओखरा गांव के लोग नहर के पानी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसी शिकायत की जांच के लिए रात 9 बजे कार्यपालक इंजीनियर ओखरा गांव पहुंचे थे, जहां करीब 200 लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। रात में इंजीनियर गए हुए थे और ओखरा गांव के लोग पानी को घेर देता था। आगे पुरुषोत्तमपुर में पानी ले जाना था और ओखरा का खेत सब पट गया है। यही लोग घेर के पानी को बर्बाद कर रहे थे। तो ये जाके खुलवाए थे तो वहाँ 200 के संख्या में लोग आए, इनके ऊपर अटैक किए। जान से मारने का पूरा था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों की भीड़ ने युवकों की जमकर पिटाई की। तस्वीर में लोगों का गुस्सा आपे से बाहर नजर आ रहा है। लोग लात घूसों से इनकी पिटाई कर रहे हैं। युवक पिटाई से लहूलुहान हो गया। आप देख सकते हैं मौके पर पुलिस भी मौजूद है और रोकथाम में लगी हुई है, लेकिन लोग अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहे हैं। दरअसल जिन युवकों की पिटाई हो रही है वो शातिर डकैत हैं। हथियारों से लैस ये 3 संदिग्ध डकैत यहां पीसी चंद्रा ज्वेलर्स की दुकान को लूटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ये शातिर बदमाश लोगों के हत्थे चढ़ गए और इनकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान डकैतों की फायरिंग में एक सुरक्षा कर्मी जख्मी हो गया। पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब बात करते हैं यूपी में ट्रिपल एनकाउंटर की। आप देख सकते हैं ये 3 तस्वीरें। पहली, मुजफ्फरनगर के ककरौली की एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने नदीम नाम के एक बदमाश को ढेर कर दिया। इस पर 15,000 का इनाम था। जबकि दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर के ही बुढ़ाना की है। पुलिस ने यहां भी एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान ये घायल हो गया था। जबकि तीसरी तस्वीर नोएडा की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नोएडा में बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। पुलिस ने यहां एनकाउंटर के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के 22 कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। कर्मियों और टाटा मोटर्स के बीच 3 दिनों की वार्ता के बाद ये सहमति बनी है। 22 कर्मी के साथ बातचीत में वेतन विसंगति को दूर करने और 200 से ज्यादा कर्मियों को स्थायी करने पर सहमति बनी है। जहरीली शराब से मौत के खिलाफ कांग्रेस ने आज रांची बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस समेत लगभग तमाम विपक्ष सरकार की शराब नीति के खिलाफ एकजुट हो गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान पार्टी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आज के बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एहतियातन कई निजी स्कूलों को भी बंद रखा गया है। इधर जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश में सरकार की ओर से बेची जा रही शराब में भारी लूट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1 महीने में शराब बिक्री से सरकार को 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो एक गंभीर मामला है।
तो ये 53 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है? अफसरों के यहाँ जा रहा है, मंत्री के यहाँ जा रहा है, और इस दारू विभाग के मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री ही है। तो इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है? इससे बड़ा लूट और क्या हो सकता है? भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के एक गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने बीती रात जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रही छात्राओं ने हॉस्टल संचालिका के स्टाफ पर दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही हॉस्टल संचालिका वीणा यादव पर आरोपी को छिपाने का भी आरोप लगाया। उसके रूम में घुस के उसको मारने का, उसको उसके साथ गलत व्यवहार करने का कोशिश कर रहा था। उसको अपना बचाव के लिए सारा लड़की को चिल्लाई, फिर सारा लड़की दौड़ी, वो लड़का भाग गया बिना में इसके घर में। और ये वहाँ से आया, आने के बाद जो है यार सारा लड़की को धौंस दिखाने लगा। मेरा जो आदमी आया उसको मारने लगा, सबको मारपीट करने लगा, सब सारा लड़की को मारना शुरू कर दिया। इसको बोला कि तुम्हारा वीडियो बना के ऐसा वीडियो बनाएंगे कि तुम्हारा देखने लायक भी नहीं बचेगा। यहाँ तो हल्ला कर रही है क्योंकि हम टाइट किए कि लिखित रूप में जाएगी, कहाँ जा रही है, क्या पढ़ रही है, ना पढ़ रही है, बस उसी के बस वही कह रही है कि मेरे साथ में मिलो मेरे। और कोई लड़कियां और काफी अच्छी है। देश के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का आज रांची में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शिलान्यास करेंगे और इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का आगाज हो जाएगा। आप एक रिपोर्ट देखिए। सितंबर 2017 ये दिन राजधानी रांची के लिए ऐतिहासिक ही है, जब ये शहर पहले स्मार्ट सिटी के तौर पर भी जाना जाएगा। कार्बन फ्री जोन वाले इस ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को बनाने में केंद्र और राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही इस सिटी में तकरीबन 10,000 करोड़ की योजनाएं भी शामिल होंगी। हर वैसी सुविधाएं जो एक स्मार्ट सिटी के लिए, जिसकी परिकल्पना है स्मार्ट सिटी, उस स्मार्ट सिटी के अंदर जितनी आवश्यक चीजें होंगी वो सारी चीजें होंगी। अब ये भी जान लेते हैं कि स्मार्ट सिटी रांची में क्या कुछ स्मार्ट होगा। लाइट हाउस सिटी की तर्ज पर 1.5 लाख लोगों के लिए छोटे बड़े रेसिडेंशियल फ्लैट्स बनाए जाएंगे। कन्वेंशन सेंटर में 5000 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। सिटी में एक सिविक टावर भी होगा, जबकि 38% इलाका ओपन और ग्रीन जोन होगा। इसके अलावा यहाँ अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ही नहीं, बल्कि शिक्षा के हब के तौर पर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ कई शैक्षणिक संस्थान भी होंगे। स्मार्ट सिटी पॉल्यूशन फ्री हो, इसके लिए यहाँ सिर्फ सीएनजी और ई व्हीकल्स ही चलेंगे। एक बार स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाने पर जमीन आवंटन की पॉलिसी भी बनाई जाएगी। फिलहाल काम शुरू करने के लिए कॉरपोरेशन को 400 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। अपने आप में पूरे देश भर में एक अनूठी स्मार्ट सिटी होगी, क्योंकि ये इस मिशन के अंतर्गत पहली ग्रीन फील्ड यानी कि नई, पूरा शहर नया है, ऐसा नया शहर कहीं और नहीं बसाया गया पूरे भारतवर्ष में स्मार्ट सिटी के लिए। देखिए, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना स्मार्ट सिटी बिल्कुल ग्रीन हो और इसमें समाज के सभी अवयवों के लिए आसान हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इसमें हाई राइज कंडोमिनियम्स होंगे, इसमें LIG होंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए जगह होगा, स्टूडेंट्स के लिए जगह होगा, सबके लिए जगह होगा स्मार्ट सिटी। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। वैसे सरकार स्मार्ट सिटी के साथ ही पुरानी राजधानी में पेयजल, परिवहन, सड़कें और लाइट्स पर भी जोर देगी, ताकि सूबे में निवेश के लक्ष्य को पूरा करने में आसानी हो। अमित कुमार, ETV न्यूज, रांची। शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर रांची आए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर पूर्ण साक्षर पंचायतों और साक्षरता स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। इसके बाद प्रभात तारा मैदान में आयोजित समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने देश के विकास के लिए शिक्षा को बेहद जरूरी बताया।
पटना में ईटीवी की ओर से दर्शकों के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। आप एक रिपोर्ट देखिए। बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा। पटना में शुक्रवार की शाम ईटीवी के नाम रही। दरअसल ईटीवी बिहार झारखंड की तरफ से हंसी नॉनस्टॉप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्टेज सजा, एक से बढ़कर एक हास्य कवियों का जमावड़ा लगा। मशहूर शायर राहत इंदौरी की महफिल जमी। फिर क्या था, कार्यक्रम के रंगीन शाम में ठहाके लगते रहे और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल खुशनुमा हो गया। ईटीवी की शानदार महफिल का आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय, मंत्री प्रेम कुमार समेत कई सियासी दिग्गजों ने भी लुत्फ उठाया। सभी ने एक सुर में ईटीवी के इस कार्यक्रम को खूब सराहा। एक अच्छा माहौल बना। बहुत ही बढ़िया। ईटीवी द्वारा हास्य कवि सम्मेलन में हर प्रकार के कवि आए और अपने उस हास्य कविताओं के माध्यम से उसमें वीर रस भी था, श्रृंगार रस भी था, प्रेम रस भी था और हर तरह का एक सम्मिश्रण था कलाओं का। इसलिए बहुत ही बढ़िया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। ईटीवी के इस कार्यक्रम का लोगों को तो इस कदर इंतजार था कि कई लोग घंटों पहले पहुंचकर मंच के सामने बैठ चुके थे। वहीं एक मंत्री तो अपनी दूसरे जिले में अपनी मीटिंग खत्म होते ही भागे भागे कार्यक्रम में पहुंचे। सभी नामचीन हस्तियों को अपने सामने मंच पर काव्य पाठ करता देख लोगों ने महफिल का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम के प्रायोजक एलियास होम्स की एमडी डी एलियास ने भी ईटीवी के कार्यक्रम की तारीफ की और आगे भी ऐसे आयोजन होते रहने की उम्मीद जताई है। जानदार कार्यक्रम हुआ ईटीवी के द्वारा। मैं पहले भी देखा हूँ कई अवसरों पर एक से एक बेहतर कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। आज जो नॉन स्टॉप हंसी का जो कार्यक्रम था वास्तव में लाजवाब और बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। इसके लिए मैं ईटीवी परिवार को बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आने वाले समय में इसी तरह का आयोजन करते आप रहें और लोगों को हंसाने का काम करते रहें। ये कार्यक्रम इतना सुंदर और जानदार कार्यक्रम लगा कि हमारा भोजपुर में बैठक थी। बैठक से हम निकले और दौड़े दौड़े सीधे इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम से समझिए कि बिहार को बहुत बड़ा संदेश जाएगा और ईटीवी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार का जो उन्होंने कार्यक्रम किया है। ईटीवी के आयोजकों को हृदय से हम शुभकामना देते हैं और ऐसा कार्यक्रम 2 महीना 3 महीना में बराबर होता रहे ताकि हम लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहे। बहुत ही अच्छा लगा। हमने मतलब इतना एंजॉय किया कि कंटिन्यू हमारे रियली में लाफ्टर कंटिन्यू था, मतलब रुका ही नहीं हमारा और बहुत एंजॉय किया। सारे लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। तो अच्छा लगा। ईटीवी का हमेशा से ही करते रहना चाहिए कुछ न कुछ। वैसे तो ईटीवी हर रोज गांव से लेकर देश दुनिया की खबरों को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन साल में कई बार हम ऐसे आयोजनों के जरिए भी लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और खुशियां बांटते रहते हैं। हमें भी उम्मीद है कि दर्शकों के अपार स्नेह और भरोसे की वजह से हम आगे भी आपकी जानकारी और मनोरंजन के लिए हमेशा कुछ नया करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। देश में नदियों को निर्मल, अविरल और पानी लेवल बढ़ाने के लिए सदगुरु जग्गी वासुदेव की रैली फॉर रिवर्स का पड़ाव शुक्रवार को कर्नाटक के मैसूर में था। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को सदगुरु ने नदियों को बचाने का मूल मंत्र दिया। मैसूर मैसूर मैसूर। जी हां, नदियों को नया जीवन देने के लिए सदगुरु का काफिला छठे दिन कर्नाटक के मैसूर में पहुंचा।
वहां कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने सदगुरु के नेक अभियान को विस्तार से जाना और नदियों को बचाने के लिए मुहिम से जुड़ने का संकल्प लिया। सदगुरु ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस मुहिम के जरिए जुड़कर अभी से काम करेंगे तो 20 से 25 साल में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। We need action, decisive action right now, because right now if we act in the next 20-25 years we can ensure the river waters have risen. जीवनदायिनी नदियों को बचाने के लिए सदगुरु की रैली 3 सितंबर को कोयम्बटूर से शुरू हुई, जो 16 राज्यों में होते हुए हिमालय तक जाएगी और 2 अक्टूबर को दिल्ली में इसका समापन होगा। इस दौरान जगह जगह 21 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 13 राज्यों के सीएम हिस्सा लेंगे। इन प्रोग्राम्स के बीच पर्यावरण विशेषज्ञ और कानून के जानकार एक मसौदा तैयार करेंगे, जिसे पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को सौंपा जाएगा। सदगुरु और ईशा फाउंडेशन के इस नेक मकसद को खेल, राजनीति, बॉलीवुड, उनके साथ कई क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों का समर्थन मिल रहा है। इस पूरे अभियान में ईटीवी नेटवर्क मीडिया पार्टनर की अहम भूमिका निभा रहा है। आप भी 8000-980009 पर मिस कॉल देकर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। नदियों को बचाने में अहम योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जीवित व्यक्तियों को मृत बताकर मोतिहारी एलआईसी में लाखों रुपए के घपला कर लिया गया है। एक बीमा धारक के द्वारा मामले का खुलासा किए जाने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक के मौखिक आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों ने एलआईसी के मेन ब्रांच से अलग अलग पॉलिसी पर फर्जी दावा कर 37 लाख से अधिक की रकम निकाल ली गई है। ये पूरा मामला साल 2001 से लेकर 2016 के बीच का है। आशंका जताई जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में हरसिद्धि और अरेराज के फर्जीवाड़ा गिरोह शामिल है। व्यक्ति ने अपने को जिंदा घोषित करके पॉलिसी कराया और 3 साल, 4 साल, 5 साल पॉलिसी चला के उस पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और कार्यालय से उसका भुगतान ले लिया मृत्यु दावा राशि के रूप में। इसी तरह कुछ और लोग भी हैं जो कि जिंदा हैं और ये पाया गया अनुसंधान में कि अपने को मृत करके और तब उसका भुगतान ले लिया गया। बेगूसराय में सरकार के 24 घंटे में एम्बुलेंस सुविधा देने के दावे की उस वक्त पोल खुल गई जब सदर अस्पताल में मौत से जूझ रहे एक गरीब मरीज को एम्बुलेंस के अभाव में इधर उधर भटकना पड़ा। इस मामले में आखिरकार लाचार होकर मरीज को एम्बुलेंस के लिए ज्यादा पैसे देने पड़े, जिसके बाद मरीज को पटना ले जाया जा सका। दरअसल तेघड़ा अनुमंडल के वार्ड संख्या 10 के ओम प्रकाश कुमार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सदर अस्पताल से मरीज को डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया और वहां के एम्बुलेंस कर्मियों ने गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर प्राइवेट गाड़ी से पटना ले जाने की सलाह दी। मरीज की माली हालत ठीक नहीं है, वो बीपीएल कार्डधारी है। इसके बावजूद उसे एम्बुलेंस के लिए काफी पैसे देने पड़े। प्रॉब्लम आ गया है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ गया है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए इसको पटना रेफर किया गया। ये हम नहीं कह सकते, ये तो अस्पताल प्रशासन या एम्बुलेंस वाले बने हुए हैं मेडिसिन करके। मेरा काम इलाज करना है और जो इलाज नहीं हो सकता उसको उचित स्थान रेफर करना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए news18bihar.com पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।